नमस्कार, सुबह लक्ष्मी में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। The Federal Open Market Committee decided to raise the target range for the federal funds rate by 1/4 percentage point, bringing it to 1/4 to 1/2%. 10 साल बाद अमेरिका में 1/4% बढ़ी ब्याज दरें। फेड चेयरमैन ने आगे भी जरूरत के मुताबिक ब्याज दरें बढ़ाने की बात कही। फेड के फैसले के बाद भारतीय बाजार की तेजी के पूरे आसार। आईटी और फार्मा जैसे शेयरों में आ सकता है जबरदस्त उछाल। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने के बाद डॉलर में मजबूती। कच्चा तेल 3% से ज्यादा लुढ़का। 2 दिन की बढ़त गवाई। नारायण हृदयालय ने संस्थागत निवेशकों से 185 करोड़ रुपए जुटाए। 250 रुपए के अपर प्राइस बैंड पर आए एंकर इन्वेस्टर्स। आज से 21 तारीख तक खुला रहेगा आईपीओ। एनसीआर में अगले साल से छोटी डीजल कारों पर लगेगा वन टाइम पॉल्यूशन टैक्स। 5 जनवरी को कोर्ट तय करेगा टैक्स की दर। और 1 अप्रैल 2016 से लागू नहीं हो पाएगा जीएसटी। सरकार ने जून तक डेडलाइन बढ़ाई। कहा नहीं झुकेगी कांग्रेस के आगे। लेकिन चलिए शुरुआत करेंगे फेड के एक्शन के साथ। सबसे पहले देख लीजिए किस तरह से एसजीएक्स निफ्टी में आज कामकाज हो रहा है। हल्के हरे निशान के साथ ट्रेड होता हुआ। तो उस ऑल इंपॉर्टेंट इवेंट के बाद मार्केट्स नर्वस नहीं है। हमने पिछले 2 दिनों से देखा है ग्लोबल इक्विटी मार्केट में उछाल, और आज भी वो कंटिन्यू होता हुआ। 1/4% के आसपास हमारा जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है वो इंडिकेट कर रहा है कि मजबूती के साथ शुरुआत होगी। लेकिन सबसे पहले कल जो बहुत इंपॉर्टेंट, इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था, एफओएमसी की यानी कि अमेरिका के फेडरल बैंक की जो बैठक हुई थी, उनकी रेट्स कमेटी की, क्या निकल कर आया। 5 बड़ी बातें आपके सामने पेश करता हूं। दरों में ध्यान रखिए, 1/4% की बढ़ोतरी कर दी गई है, और ये बढ़ोतरी साल 2006 के बाद पहली बार हुई है। यानी कि ऑलमोस्ट 1 दशक में पहली बार अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ रही हैं। इससे पहले 9 साल पहले जून 2006 में 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 5.25% पे पहुंची थी। उसके बाद आपको याद होगा अमेरिका में वो क्राइसिस, जिसे हम लीमैन क्राइसिस के नाम से जानते हैं, वो आया था। उसके बाद लगातार दरों में कटौती हुई थी और ऑलमोस्ट 0 के लेवल्स पर अमेरिका में ब्याज दरें पहुंच गई थी। और अब फाइनली 9 साल बाद अर्थव्यवस्था शायद पटरी पर आ रही है, जिसके चलते कल वहां के सेंट्रल बैंक ने दरों में बढ़ोतरी करी है। लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली यह भी इंडिकेट करा है कि जो ब्याज दरों में कल बढ़ोतरी हुई है, यह सिलसिला आगे भी कंटिन्यू रहने की संभावनाएं हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, उनका कहना है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति के अनुसार आगे वो फैसले लेंगे ब्याज दरों के। यानी कि अभी भी फेड मानता है कि वो डेटा डिपेंडेंट रहेगा। और 2 इंपॉर्टेंट डेटा हैं जिसको फेड हमेशा देखता रहता है। एक तो महंगाई का, जिसमें फेड ने कल कहा है कि मध्यम अवधि में महंगाई दर 2% तक पहुंच सकती है। यानी कि काफी सॉफ्ट इन्फ्लेशन आउटलुक लग रहा है। ये पहले भी महंगाई के टारगेट से जिसे फेड अब तक अचीव नहीं कर पाया है। तो शायद इसका मतलब आगे जो ब्याज दरें बढ़ेंगी वो शायद ग्रेजुअल इंक्रीज हो, हल्की बढ़त देखने को मिले। और दूसरी बात, इन्फ्लेशन के अलावा जो फेड मानता है वो था एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट या जॉब्स। वहां पे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुधार जारी है, फेड का मानना है, और नौकरियों के मौके लगातार वहां पे बढ़ रहे हैं। तो ये वो 5 बड़ी बातें हैं जो कल एफओएमसी की बैठक के सामने आए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट 1/4% के आसपास की बढ़त की जो आउटकम आया है। हमारे साथ आज इस खास पेशकश में बहुत इंपॉर्टेंट दिन है हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी, और साथ साथ मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा, और इसके साथ साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा और डीबीएस बैंक के सिंगापुर से राधिका राव भी जुड़ रहे हैं। आप सबका स्वागत है। डिम्पी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। बेहद इंपॉर्टेंट इवेंट था, शायद बाजार एंटिसिपेट कर रहा था। कल भी आपने इस बात को हाईलाइट करा था कि 1/4% दरों में बढ़त का अनुमान है। तो एक्सपेक्टेड लाइंस पर आया। इक्विटी मार्केट का रिएक्शन ग्लोबली कैसा देखने को मिला है? रिएक्शन काफी स्ट्रांग था। अमेरिकन मार्केट्स ने अच्छा रिएक्शन दिया। फाइनेंशियल कैपिटल गुड्स जैसे अब
कोर सेक्टर के अंदर वापस हमने तेजी आते हुए देखी है। इसके अलावा आप देखें जो छोटी अवधि के जो बॉन्ड्स हैं यूएस के अंदर, उसके अंदर भी एकदम से सडन स्पाइक उसकी यील्ड के अंदर आते हुए देखा है। हालांकि कल कच्चा तेल टूटा है, उसके दबाव जरूर एक आया, लेकिन पूरी तरह से अलग होता हुआ दिखा अमेरिकन बाजारों के अंदर, और कल फेड का ही फैसला पूरी तरह से हावी होता हुआ दिखा है। इसके अलावा कल हाउसिंग के आंकड़े भी आए थे, बड़ा इंपॉर्टेंट थे वो भी, और वहां पे बिल्डिंग परमिट के आंकड़े भी आए थे, ये भी बड़े इंटरेस्टिंग थे। इसके अलावा देखें तो जो कल मार्केट्स के अंदर हुआ है, पूरी तरह से कह सकते हैं कि ये डिस्काउंटेड होने के बावजूद भी बाजार ने इस तरह का रिएक्शन दिया है, क्योंकि जो अवधि है वो काफी अच्छी रही है। और दूसरा, जब बाजार के एनालिस्ट ये समझ रहे थे कि कमेंट्री शायद थोड़ी सी कमजोर आएगी, हो सकता है आगे चल के कुछ कंसर्न्स दिखाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कंसर्न्स भी पॉजिटिव थे, कमेंट्री भी पॉजिटिव थी, और जो निर्णय था वो भी पॉजिटिव था, इसलिए मार्केट ने अच्छा रिएक्शन दिया। और यही आज यूरोपियन के अंदर भी हाथ देखने को मिला, और साथ ही एशियन मार्केट्स में भी कुछ ऐसा ही हाल है कि वहां पर भी तेजी ही देखने को मिल रही है। ओके, तो दुनिया भर के इक्विटी मार्केट्स पिछले 1-2 ट्रेडिंग सेशंस आपको याद होगा, वैसे भी अपने आप को रीपोजिशन करने की कोशिश कर रहे थे फेड हाइक से पहले, और यहां पे लगातार खरीदारी देखने को मिली थी, और कल भी वो कंटिन्यू होती हुई। कल क्योंकि डिसीजन एक्सपेक्टेड लाइंस में था, शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्विटी मार्केट्स के लिहाज से कि वो अनिश्चितता का जो वातावरण था वो खत्म होता हुआ नजर आया। उसके बाद जो कमेंट्री आई कि यहां से शायद ग्रेजुअली ही रेट हाइक होते हुए नजर आएंगे, ये सब पॉजिटिव था। लेकिन एक बार सुन लेते हैं फेड चेयरमैन जेनेट येलन का क्या कहना था। The Federal Open Market Committee decided to raise the target range for the federal funds rate by 1/4 percentage point, bringing it to 1/4 to 1/2%. This action marks the end of an extraordinary 7-year period during which the federal funds rate was held near zero to support the recovery of the economy from the worst financial crisis and recession since the Great Depression. ओके, लेकिन अब शर्मा साहब आपको जोड़ना चाहूंगा यहां पे सबसे पहले। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे थे इक्विटी मार्केट्स हों, करेंसी मार्केट्स हों, कमोडिटी मार्केट्स हों, नर्वसनेस के साथ कामकाज था, इनफैक्ट प्रेशर भी देखने को मिला था। ये जो 1/4% के आसपास की बढ़त का कल अनाउंसमेंट आया है, क्या तमाम मार्केट्स ने ऑलरेडी पचा लिया है या अभी भी एक नीजक रिएक्शन आना बचा रह गया है? सर नहीं, किसी प्रकार का कोई नीजक रिएक्शन इसमें एक्सपेक्टेड नहीं है। मेरा यह मानना कि इस वक्त पहले भी उन्होंने बहुत ही बारीक खुले शब्दों में बोला गया था कि इंटरेस्ट रेट हाइक आएगा, अपने कांग्रेस को बताया था, सेनेट को बताया था और बाजार को बताया था, और हर एक जो मेंबर है एफओएमसी का, उसने अपने बयानों में इस बाजार को तैयार कर रखा था। हमारे यहाँ भी एफआईज के जो सेलिंग हम देख रहे हैं इसी वजह से था। तो मेरे ख्याल से जब ये भेड़िया वाकई में आ चुका है और अब हम पा रहे हैं कि भेड़िया उतना खतरनाक नहीं है जितना हम समझते थे, तो मेरे ख्याल से इस वक्त किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नेगेटिव नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की जगह है, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट्स अभी मार्केट में हैं और वो मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं। मैं कुछ और बातें बारीकी फेड पे करना चाहूंगा, तो डिपेंड करेगा आपके शो के ऊपर कि अभी आप मेरे से पूछना चाहेंगे किसी दूसरे गेस्ट से, लेकिन कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे कॉन्फिडेंस देती हैं कि यहाँ पे जून के पहले अगला हाइक नहीं आ सकता। जून तक अगला हाइक नहीं आएगा, तो जो हम कह रहे थे ग्रेजुअल, शायद बहुत ही स्लो यहां से दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला होगा। लेकिन राधिका जी, आप जैसे अर्थशास्त्री क्या मान रहे हैं, ये जो दरों में बढ़ोतरी हुई है, क्या फाइनली आप लोग कॉन्फिडेंट हैं आप लोग कि अमेरिकन इकोनॉमी पटरी पे आ चुकी है, अब दिक्कतें दूर हो चुकी हैं? और दूसरा, एक तो अनसर्टेनिटी थी कि कल ब्याज दरें बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी, लेकिन अब बाजार के लिए दूसरी अनिश्चितता ये होगी कि किस हद तक दरें अब यहां से बढ़ने का सिलसिला होगा, क्या ट्रेजेक्ट्री होगी, क्या उस पर कोई क्लैरिटी मैम? गुड मॉर्निंग। हाँ, आई थिंक जो अनसर्टेनिटी था वो तो 7 साल का जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी करेक्ट हो गया, तभी 25 बेसिस पॉइंट हाइक हुआ है। लेकिन हम आई थिंक जैसे शर्मा जी ने कहा कि वो जून तक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि वो अभी भी 1% नेक्स्ट ईयर बढ़ाएंगे और एवरी क्वार्टर 25 बेसिस पॉइंट हाइक करेंगे। एंड आई थिंक उनके आपका फेड प्रोजेक्शंस देखिए, उसमें भी वो क्लियर कर चुके हैं कि वो उनका एंटिसिपेटेड रूट होगा। लेकिन ये समझने की बात है कि मार्केट एक्सपेक्टेशन जो है वो अभी हाफ द पेस है। मतलब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट हाइक होगा और फेड का मानना है कि 1% होगा। तो वो आई थिंक द नेक्स्ट लेग जो हमें वॉलेटिलिटी मिल सकता है वो उससे मिलेगा, जब आगे के कमेंट्स फेड बताएंगे कि हाँ इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है तो हम कर सकते हैं। वैसे हमारा इन हाउस मानना है कि इकोनॉमी स्ट्रांग है, लेकिन 3-4 ईयर्स से 2% ग्रोथ पे है। 3 मेन सेक्टर्स हमें देखने की जरूरत है यूएस में, हाउसिंग, एक्सपोर्ट्स और कैपेक्स ऑर्डर्स। इन 3 को मद्देनजर रखते हुए ही आई थिंक फेड एक्ट करेंगे आगे जाते हुए।
बट अभी के लिए आई थिंक वी स्टिक विद आवर 100 बेसिस पॉइंट नेक्स्ट ईयर। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात कर दी शर्मा साहब ने, और राधिका थोड़ा सा कॉन्ट्रिब्यूट कर रही हैं कि दरों में शायद अगले साल 1% के आसपास की बढ़ोतरी, हर क्वार्टर 1/4% के आसपास। शर्मा साहब मानते हैं जून तक नहीं होगा। मैं शर्मा साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अनिल सिंघवी के पास जाना चाहूंगा। अनिल जी, शर्मा साहब भी हाईलाइट कर रहे हैं कि शायद मंदी के सौदे अभी भी कटे, शॉर्ट कवरिंग की रैली आती हुई नजर आए। जो भेड़िया था वो इतना बड़ा शायद नहीं है। अब इसका मतलब आसान शब्दों में जो तेजी 1-2 दिन से देख रहा था, क्या वो कंटिन्यू होगी? हम हमेशा दिसंबर में बात करते थे एक सैंटा रैली, क्या अब उसके लिए भरपूर मौके हैं? बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए। और ये तेजी शायद मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में ज्यादा होती दिखे, क्योंकि घरेलू फंड्स की लिक्विडिटी ज्यादा है, वो बाजार में दमदार पैसा लगा रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है अब से लेकर दिसंबर के अंत तक एनएवी बढ़ाने के लिहाज से, और चूंकि ये साल ऐसा गया है आशीष की जहां फंड मैनेजर्स के लिए पॉजिटिव रिटर्न दिखाना बड़ा मुश्किल काम है, तो ये आखिरी 7-8 ट्रेडिंग सेशन ऐसे होंगे जहां पर वो एनएवी बढ़ाने के लिहाज से जरूर खरीदारी करेंगे। ये तो लेकर अब से साल के अंत तक की बात हुई, लेकिन जहां तक आज की बात है, शुरुआत तो मजबूती के साथ होगी। मेरी नजर एक लेवल पर है और वो है 7,800। कल के सेशन में भी वहां पर 8 लाख शेयर नए जुड़े हैं और कुछ ओपन इंटरेस्ट वहां पर कॉल्स में बना हुआ है। तो 7,800 के ऊपर जिस शॉर्ट कवरिंग की बात शर्मा जी कर रहे हैं, वो शॉर्ट कवरिंग 7,800 के ऊपर खुलने के बाद घंटा भर, आधा घंटा टिकने के बाद बेहद तेजी से होती दिखेगी, और तब बाजारों के लिए 7,900 और 8,000 के लिए रास्ता खुलता हुआ दिखेगा, जो कि आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल सकता है। मेरा ये मानना है कि अब 7,700 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी के सौदे बनाने चाहिए, और बैंक निफ्टी में जो कल थोड़ी सी लीडरशिप आती हुई दिखी है, वो लीडरशिप और आगे बढ़ सकती है। और बैंक निफ्टी में मैं अब अगला लक्ष्य देख रहा हूं 16,900 के आसपास का। तो मैं 7,800 के ऊपर टिके रहने पर बेहद ज्यादा बुलिश हो जाऊंगा। अदरवाइज ये हो सकता है कि 3 दिनों तक हम चूंकि काफी तेजी देख चुके हैं, इसलिए हो सकता है उन लेवल के आसपास थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन अब पूरी तरह से ये बात साफ है कि ये डिप्स पर खरीदारी यानी कि गिरावट में खरीदारी का मार्केट है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर पूरा फोकस शिफ्ट कर लीजिए। ओके, तो अच्छा सेशन हो सकता है। 7,800 शायद बेहद इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर सस्टेन करे तो मंदी के सौदे कटने का और भरपूर फायदा मिलेगा। 7,700 के लेवल्स के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगाएं और शायद आज खरीदारी करने के मौके ढूंढें। शर्मा साहब, 2 बातें। एक तो आपने जब कहा कि बड़ा ग्रेजुअल हाइक होगा, जून तक तो शायद ब्याज दरें बढ़े ही ना, इसका मतलब अभी भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था वाकई पटरी पे नहीं है, कुछ दिक्कतें आप देख रहे हैं, कुछ रीडिंग ऐसी है। दूसरा, जब ब्याज दरें बढ़ने की बात आने वाली थी तो बाजार में नर्वसनेस थी कि विदेशी पैसा जो आ रहा है वो वापस चला जाएगा। क्या ऐसा कोई डर सर? मेरे ख्याल से इस वक्त वो डर नहीं है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि ऑल्दो फेड ने इंटरेस्ट रेट हाइक किया है, लेकिन जो लैंग्वेज साथ में है उससे मुझे लगता है कि रिस्क ऑन बढ़ेगा। आप निश्चिंत होंगे। आप ध्यान दीजिए उन्होंने क्या बातों को जिक्र किया है। उन्होंने सबसे पहले आपने देखा होगा कि पिछले जो मीटिंग थी उनमें सभी ने एक तरफा राय नहीं दी थी रेट बढ़ाने की। ये एक तरफा राय इस बार आई है, और इस बार जो लोग ऑब्जेक्ट कर रहे थे उनको ऑनलाइन लेने के लिए उन्होंने येलन ने बोला है, इन्फ्लेशन पे बात की है कि इन्फ्लेशन अभी भी चिंता का विषय है कि 1.3% पे ही है और जो 2% टारगेट वहां तक पहुंचा नहीं है। तो मेरे ख्याल से बहुत आवश्यक होगा, अगर अगला रेट हाइक होने के पहले आपको जब तक इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा तब तक रेट हाइक नहीं आएगा। और ऐसे वक्त के अंदर जब क्रूड आपके नीचे नीचे लेवल पे जा रहा है, उसका वो इन्फ्लेशन को ऊपर नहीं आने देगा। तो ये मेरे ख्याल से एक चीज है जो अभी जो रेट हाइक है उसको एक पोस्टपोनमेंट जैसा होगा। एक बार उन्होंने कर दिया, अब जून के पहले मैं बिल्कुल नहीं समझता किसी प्रकार का आएगा जब तक इन्फ्लेशन 2% नहीं आए, और इन्फ्लेशन क्रूड के रहते हुए नहीं आ सकता। दूसरी बात आप ध्यान दीजिए कि उन्होंने बोला है, और हम पहले भी कहते रहे हैं कि अगर फेड हाइक आता है इस साल, ये पहले के कमेंट्स हैं, जब हमने इतनी सख्ती से नहीं बोला था कि रेट हाइक अभी दिसंबर में आएगा, तो मैंने बताया अगर फेड हाइक आएगा तो सिर्फ इसी वजह से आएगा कि फेड अपने लिए एक एल्बो रूम क्रिएट करना चाहता है कि जब कभी इकोनॉमी जो ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा है अमेरिका को इम्पैक्ट करे तो उसके लिए वो रेट घटा सके, इसके लिए बढ़ाएगा। और उस बात का जिक्र उन्होंने कल भी किया। तो इन 2 चीजों को आप एक साथ पढ़ें तो आप पाएंगे कि ये किसी प्रकार का संभव मुझे तो जून के पहले बिल्कुल नहीं दिखता, और मार्केट को ये उकसा रहा है कि भैया आप रिस्क लीजिए, अगर आवश्यकता पड़ी तो फेड रेट को कम भी करेगा। चलिए, इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले तो उम्मीद के अनुसार फेड ने मूव किया। फेड के स्टेटमेंट से लग रहा है कि आगे तो बहुत ही ठंडा रेट हाइक होंगे, बड़ा ग्रेजुअल रेट हाइक होंगे, और शायद जून तक ब्याज दरें बढ़त की सिलसिला नहीं होगा।
शर्मा साहब हाईलाइट कर रहे हैं कि शायद मंदी के सौदे अब और कटते हुए नजर आएंगे। अनिल ने हाईलाइट किया कि आज खरीदारी करने के मौके होंगे और इनफैक्ट 7800 के ऊपर अगर हम मेंटेन कर पाए तो अच्छा खासा तूल भारतीय बाजार को देखने को मिल सकता है। तो ओवरहैंग छटने का वो दिक्कत हमारे सर से हैवी जो बोझ था इतने दिनों से हम लेके चल रहे थे, वो छटने का शायद भरपूर फायदा आज और आने वाले दिनों में शायद मिलता हुआ नजर आए। शर्मा साहब, राधिका राव जी, अनिल जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डिम्पी आप रुके रहिए, आगे कोशिश करूंगा आपसे ट्रेडिंग कॉल से नहीं का समय रहा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उससे पहले मैं बता देता हूं आज आपकी नजर कहां पे होनी चाहिए। सबसे पहले तो ध्यान रखें मारुति सुजुकी के स्टॉक पर रडार पर रखें। गुजरात प्लांट पर आज शाम 4:30 बजे मारुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो वोटिंग का क्या आउटकम निकल के आया शायद उस पर फोकस होगा। आईपीओ मार्केट फिर से एक्शन में होगा और एक और दिग्गज आईपीओ नारायण हृदयालय का आज बाजार में खुलने वाला है। इस आईपीओ को रडार पर रखें, आकर इन्वेस्टर्स से अच्छे खासे पैसे इस कंपनी ने जुटा लिए हैं। एफआईपीबी की 17 एफडीआई प्रस्तावों पर आज बैठक होने वाली है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एसडीएस निफ्टी दर्शा रहा है कि उस बेहद इंपॉर्टेंट फेड के आउटकम के बाद भारतीय बाजार हल्के निशान के साथ शुरुआत करेंगे, लेकिन ऐसे में फिर निफ्टी में स्पेसिफिकली मेरी और आपकी रणनीति क्या हो, ये बताने के लिए हमारे साथ अब इक्विटी रश के कुणाल सराफ भी जुड़े हैं। कुणाल, क्या करना चाहिए, चार्ट्स क्या कहते हैं? देखिए आशीष, अगर आप कल के ट्रेड को देखें और जिस तरह से हमने देखा कि मेजर जो हर्डल थी अब आउट ऑफ द वे है, तो मुझे लगता है कि आज आपको थोड़ा बहुत कुछ तेजी देखने को मिलेगी और मेरी राय में 7825 7850 तक निफ्टी जा सकती है। तो मेरी राय खरीदने की रहेगी। मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस आपको 7725 के आसपास रखना है। ओह, तो कुणाल का भी मानना है खरीदारी करने के मौके ढूंढे, जो हमारे तमाम एक्सपर्ट से पहले हाईलाइट भी कर चुके हैं कि शायद आज भारतीय बाजार में मजबूती के साथ कामकाज होगा। 7825 और 7850 तक के लेवल्स तक आप इवेंचुअली यहां पे अप्रोच कर सकते हैं। बाकी के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। लेकिन कुणाल, कोई स्टॉक्स आपने आज ट्रेड के लिए आइडेंटिफाई करें सर? कल की ट्रेड के आधारित दो स्टॉक्स पर मुझे लगता है कि आज भी मोमेंटम बना रहेगा आशीष, जिसमें सबसे पहले आईजीएल है। बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमने कल चार्ट्स पर देखा। मुझे लगता है आज फॉलो अप बाइंग आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर 515 520 के लक्ष्य से बाय करें और स्टॉप लॉस रखें 494 पर। दूसरा स्टॉक जिसमें मुझे लगता है कि अच्छा मोमेंटम बन रहा है डीएलएफ है। कल बहुत अच्छी हमने वॉल्यूम एक्शन देखा। मुझे लगता है कि स्टॉक में आपको 118 तक जाने की क्षमता देखती है। ओके, तो निफ्टी, आईजीएल और डीएलएफ तीनों में खरीदारी करने की सलाह। कुणाल, आपका सुबह से वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज और कौन से टॉप 5 शेयर रहेंगे फोकस में, ये जानते हैं अपने सहयोगी हेमंत से। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। कौन से स्टॉक्स आज आपके रडार पर हैं? हाय, गुड मॉर्निंग आशीष। सबसे पहले नजर आएगी सुजलॉन पर। दिलीप सांघवी और जो तुलसी तांती प्रमोटर्स हैं वो एक ओपन ऑफर ला रहे हैं सुजलॉन के लिए 26% हिस्सेदारी के लिए 18 रुपए प्रति शेयर पर, और 28 दिसंबर से 8 जनवरी तक ये ओपन ऑफर खुला रहेगा। हालांकि ओपन ऑफर का जो प्राइस है देखिए 18 रुपए, उससे ऊपर ही ये शेयर इस समय ट्रेड कर रहा है। एसबीआई के ऊपर भी नजर रहेगी। 21 दिसंबर को इसकी बोर्ड बैठक होने वाली है। पूंजी जुटाने के ऊपर बोर्ड फैसला लेगा। काफी समय से ऐसी चर्चा चल रही थी कि एसबीआई पैसा जुटाना चाहता है। हालांकि देखना होगा उस बोर्ड बैठक में क्या निकल कर आता है, किस रूट से ये पैसा जुटाते हैं। राइट्स आता है, एफपीओ आता है, क्यूआईपी आता है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता है। ये सारे विकल्प उनके सामने है। देखना होगा कौन सा विकल्प बोर्ड उस दिन चुनता है। रिलायंस कम्युनिकेशन और वोडाफोन के साथ जो करार होने की खबरें काफी दिन से चल रही थी वो अब और पुख्ता हो रही हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन 5 सर्कल्स में 2G और 3G के लिए करार कर सकता है। वोडाफोन के साथ इस स्टॉक पर भी नजर रहने वाली है और अपोलो हॉस्पिटल्स पर भी नजर रखिए। मलेशिया की जो कंपनी है वो यहां पर हिस्सेदारी बढ़ाने के ऊपर विचार कर सकती है। अपोलो हॉस्पिटल्स में 10% के आसपास का हिस्सा वो इस समय होल्ड करती है और हिस्सेदारी बढ़ाने की खबरों के चलते अपोलो हॉस्पिटल के शेयर पर भी आज नजर रखिएगा। जीटीसी एक और ऐसी कंपनी है जिस पर नजर होने वाली है। यहां पर गुवाहाटी के एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक टैक्स नोटिस दिया है, एक्साइज टैक्स नोटिस 121 करोड़ रुपए का। तो इस शेयर में थोड़ा सा दबाव आज के सत्र में देखने को मिल सकता है। हालांकि काफी इलिक्विड शेयर है ये। ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जो आज फोकस में रहेंगे खबरों की वजह से, इन पे आप नजरें बनाए रखें। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक यहां पे लूंगा। ब्रेक के बाद इस फेड के बेहद अहम फैसले के बाद कमोडिटी और करेंसी बाजार में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। कच्चे तेल में कल तगड़ी पिटाई हुई, सोना आज भी कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है। तो क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो, इस पे बातचीत करने के लिए एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज, सबसे पहले रुपया, बड़ा कंसर्न्स माउंट हो रहे थे, ऑलमोस्ट 67 के लेवल्स के आसपास पहुंचता हुआ नजर आया था। क्या ये सारे कंसर्न्स अब प्राइस्ड इन है? यहां पे भी एक रिलीफ देखने को मिल सकता है क्या कल के आउटकम के बाद?
बिल्कुल आशीष जी, गुड मॉर्निंग। अगर हम देखें तो डेफिनेटली एक रिलीफ मुझे लगता है कि यहाँ पर मिल सकता है। हमने देखा भी, अगर हम कल के एंडिंग सेशन में देखें करेंसी के, तो इंडियन रुपीज थोड़ा स्ट्रांग होकर बंद हुआ था। मुझे लगता है कि आज वही पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर हम देखें तो लोअर लेवल पर सपोर्ट जरूर मिलेगा इंडियन रुपीज को, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज इंडियन रुपीज थोड़ा स्ट्रांग हो सकता है। तो उसको नजर में रखते हुए हमें लगता है कि आज बिकवाली करके चले करीबन 67.10 के आसपास। मुझे टारगेट करीबन 66.70 तक देखने को मिल सकता है। अगर हम ओवरऑल एक सपोर्ट लेवल की बात करें तो नीचे करीबन 66.50 तक अच्छा सपोर्ट रहेगा और रेजिस्टेंस करीबन 67.40 के अराउंड देखने को मिल सकता है। अच्छा अनुज, इंपॉर्टेंट है सोना, जो आज सुबह मैं देख रहा हूं अर्ली एशियन ट्रेड्स में कमजोरी के साथ आप फिर से कामकाज कर रहा है, और दूसरा कच्चा तेल कल तगड़ी पिटाई, क्विकली उसमें आज के लिए स्ट्रैटेजी बता दें सर। देखिए, दोनों ही कमोडिटीज में जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का है। अब जो रीजन आया फेड का वो भी नेगेटिव ही रहेगा। तो मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर भी बिकवाली करके चलें, नीचे टारगेट करीबन 25,200 तक मिल सकता है। और अगर क्रूड की बात करें तो उसमें भी कल इन्वेंट्रीज काफी बढ़कर रही है, तो मुझे लगता है कि उसमें भी ट्रेंड डाउन रहेगा। तो क्रूड के अंदर भी सेल ऑफ करके चलें। ओके, तो सोना और कच्चे तेल दोनों में बिकवाली करने के मौके लेवल्स अनुज जा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। अनुज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुबह लक्ष्मी में आज के लिए इतना ही। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है 1/4% के आसपास की बढ़त के इंडिकेशंस, लेकिन ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक 2020। नमस्कार।